हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने द रूइंस नाम की एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी देखी है और ये मूवी सन 2008 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को कार्टर स्मिथ ने डायरेक्ट किया है और असल में ये फिल्म 2006 में स्कॉट स्मिथ द्वारा लिखे गए नोवेल द रूइंस के ऊपर बेस्ड है। द रूइंस मूवी को IMDb पे मिले हैं 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पे इट्स ओनली 48% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 44 आउट ऑफ 100। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर द रूइंस मूवी की कहानी को ब्रीफली जानते हुए इस फिल्म से रिलेटेड कुछ थियरीज को भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत एक केव जैसे जगह में होती है जहां एक औरत ट्रैप्ड होती है और उसके फोन में नेटवर्क रिसेप्शन नहीं था। ये औरत जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगती है और तभी अचानक वहां अंधेरे से कुछ आवाजें आती हैं, जिसके बाद कोई उस औरत को घसीट कर अंधेरे की तरफ ले जाता है। सीन अब शिफ्ट होकर अमेरिकन टूरिस्ट्स को दिखाता है जो कि वेकेशन के लिए मेक्सिको आए थे। इनका नाम जेफ, एमी, एरिक और स्टेसी होता है और जेफ एंड एमी एक कपल होते हैं जस्ट लाइक एरिक एंड स्टेसी। खैर, ये सभी एक पूल पार्टी में होते हैं जहां उनकी मुलाकात मैथियस नाम के एक जर्मन टूरिस्ट से होती है और मैथियस अपने भाई हाइनराक को ढूंढने यहाँ आया था। असल में हाइनराक पास के एक मायन टेम्पल में अपनी एक फ्रेंड के साथ गया था जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थी। ये दोनों उस मायन टेम्पल के रूइंस में एक आर्कियोलॉजिकल डिग के लिए गए थे, लेकिन हाइनराक का कई दिनों से कोई अता पता नहीं था। मैथियस दोनों अमेरिकन कपल्स को उसके और उसके एक दोस्त डिमिट्री के साथ उस मायन टेम्पल को विजिट करने के लिए इनवाइट करता है और जेफ और उसके फ्रेंड्स इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं। अगली सुबह जब वो उस मायन टेम्पल के पास पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ मायन विलेजर्स वहां गन्स और बो के साथ कन्फ्रंट करते हैं। मैथियस उन विलेजर्स को उनके वहां आने का कारण समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो विलेजर्स ना इंग्लिश समझते थे, ना स्पेनिश, ना ही ग्रीक। यहाँ एमी गलती से उस टेम्पल पर ग्रो कर रहे कुछ वाइन्स को छू लेती है वाइल टेकिंग ए पिक्चर ऑफ द विलेजर्स और इससे सारे विलेजर्स और भी गुस्सा हो जाते हैं। डिमिट्री विलेजर्स की तरफ आगे बढ़ता है और वो कैमरा वापस देने की कोशिश करता है, लेकिन विलेजर्स उसे शूट करके मार देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद मैथियस और जेफ अपने दोस्तों के साथ टेम्पल के ऊपर भाग जाते हैं। टेम्पल के ऊपर उन्हें एक कैंप मिलता है, कुछ सामान और 2 टेंट्स भी मिलते हैं, लेकिन वहां किसी भी इंसान का कोई अता पता नहीं था। अब ये ग्रुप किसी को कॉल करके मदद भी नहीं बुला पाते क्योंकि एरिक के फोन में कोई सिग्नल नहीं था। पर तभी उनके एक सेल फोन के बजने की आवाज आती है जो कि टेम्पल के अंदर से आ रही थी। मैथियस कहता है कि ये फोन हाइनराक का है बिकॉज ऑफ द रिंगटोन और फोन को ढूंढने के लिए वो रूइंस के अंदर जाना चाहते हैं विद अ रोप। ग्रुप के बाकी लोग मैथियस की मदद करते हैं, लेकिन बीच में ही रोप टूट जाता है जिससे मैथियस नीचे गिर जाता है और गिरने के इम्पैक्ट से मैथियस को काइंड ऑफ पैरालिसिस हो जाती है। एमी और जेफ टेम्पल से नीचे उतरकर विलेजर्स को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विलेजर्स उनके लैंग्वेज को समझ नहीं पाते। इस गुस्से में एमी टेम्पल के पास ग्रो कर रहे एक वाइन को लेकर विलेजर्स के ऊपर फेंक देती है और ये वाइन एक बच्चे के ऊपर जा गिरता है। मायन विलेजर्स उस बच्चे को तुरंत शूट करके मार देते हैं और ये देखकर जेफ रियलाइज करता है कि विलेजर्स उस टेम्पल के पास ग्रो कर रहे वाइन से डरते हैं और इसीलिए वो उनके ग्रुप को वहां से बाहर जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो उस वाइन को कंट्रोल करके उसी एरिया में रखना चाहते थे ताकि कोई और उस वाइन से कॉन्टामिनेटेड ना हो। अब विलेजर्स उस वाइन से क्यों डरते थे इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। खैर, जेफ टेम्पल के ऊपर जाता है और स्टेसी एंड एमी दोनों रोप की मदद से टेम्पल के रूइंस के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं टू हेल्प मैथियस। लेकिन जब स्टेसी पहले जाती है तो उसके पास इनफ रोप नहीं होता है, जिसके कारण उसे कूदना पड़ता है और ऐसे में उसके नी में एक कट हो जाता है। एमी फिर एक मेकशिफ्ट स्ट्रेचर की मदद से नीचे उतरती है और दोनों मैथियस को उठाकर उस स्ट्रेचर में डाल देते हैं। ऐसा करते वक्त मैथियस, जो वेस्ट से नीचे पैरालाइज था, उसके कुछ बोन्स क्रैक हो जाते हैं। एमी और स्टेसी उस फोन को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसे मैथियस ढूंढने आया था, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। अगली सुबह स्टेसी देखती है कि टेम्पल में ग्रो कर रहे वाइन्स में से एक टेंड्रिल उसके नी के वुंड्स के अंदर घुस चुका है और तो और वाइन्स ने मैथियस के दोनों लेग्स को खाना शुरू कर दिया है। एरिक और जेफ स्टेसी के वुंड से उस वाइन को जैसे तैसे निकालते हैं, पर वो दोनों वाइन्स को मैथियस के लेग से पूरी तरह हटा नहीं पाते।
स्टेसी और एमी को रूइंस के अंदर से फोन के बजने की आवाज फिर से आती है और वो दोनों रूइंस के अंदर जाते हैं। वहां एक केव जैसे जगह में उन्हें एक आर्कियोलॉजिस्ट की बॉडी मिलती है जो कि शायद हाइनरैक के फ्रेंड की थी। उस आर्कियोलॉजिस्ट के बॉडी पर वाइन्स ग्रो करने लगे थे और उस बॉडी के पास एक फोन भी था जो कि क्रैक्ड था। तभी एमी और स्टेसी नोटिस करते हैं कि फोन की आवाज असल में वाइन्स में ग्रो कर रहे फ्लावर से आ रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये वाइन्स फोन वगैरह की साउंड को मिमिक कर पा रहे थे और इसके ठीक बाद ये वाइन्स एमी और स्टेसी पे अटैक कर देते हैं। ये दोनों जैसे तैसे इस अटैक को काउंटर करते हैं और वो रूइंस से रोप की मदद से बाहर निकलते हैं। तो अब इनके ग्रुप को पता चलता है कि ये वाइन्स प्रेडेटरी अर्थात हिंसक है, जिसकी वजह से विलेजर्स उन्हें टेंपल से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे टू कंटेन द वाइन्स। जब मैथियस की हालत बिगड़ जाती है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, तो जेफ जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट था वो एरिक की मदद से मैथियस की लेग्स को एम्प्यूट कर देता है। उसी रात जब स्टेसी टेंट में सो रही होती है तो उसे कुछ आवाजें आती है जिससे उसे ऐसा लगने लगता है कि एरिक और एमी साथ में है और स्टेसी टेंट से गुस्से में बाहर आती है और उन पे चिल्लाने लगती है। तभी उनका ग्रुप नोटिस करता है कि स्टेसी की आवाज वाइन्स में ग्रो कर रहे फ्लावर्स मिमिक कर रहे थे और ऐसे में उन्हें पता चलता है कि जो स्टेसी ने सुना था वो उस वाइन्स की वजह से स्टेसी को सुनाई दे रहा था, यानी कि वो वाइन स्टेसी को साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट कर रहे थे। इसी सब के बीच ये वाइन्स मैथियस के मुंह के अंदर घुसकर उसे सफोकेट करके मार देते हैं। तो अगली सुबह एरिक एमी और जेफ को अपने टेंट के अंदर लाकर दिखाता है कि स्टेसी के बैक के स्किन के अंदर वो वाइन्स ग्रो कर रहे हैं। एरिक स्टेसी के नी के वुंड्स पे अल्कोहल डालकर उस वुंड को स्टेरिलाइज करता है, जिसके बाद जेफ स्टेसी के स्किन को काट कर वाइन्स को स्टेसी के स्किन के अंदर से बाहर निकालता है। जेफ स्टेसी के स्पाइन के पास एक लंबा सा वाइन का टुकड़ा निकालता है, पर इन सब के बाद स्टेसी उनसे कहती है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो वाइन्स उसके हेड में ग्रो कर रहे हैं। पहले तो पूरा ग्रुप स्टेसी के बातों को डिसमिस कर देता है, लेकिन फिर जब स्टेसी खुद को शांत करने के लिए अल्कोहल पीती है तब पूरा ग्रुप उसके फेस के स्किन के अंदर उस वाइन्स को मूव करते देख पाता है। अगली सुबह स्टेसी ग्रुप के उठने से पहले उठ जाती है और एक नाइफ लेकर अपने स्किन को काटने लगती है ताकि वो उन वाइन्स को निकाल सके। जेफ स्टेसी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेसी जेफ के पाम को स्लाइस कर देती है और जब एरिक स्टेसी को रोकने की कोशिश करता है तो स्टेसी एरिक को नाइफ से स्टैब करती है, जिसके बाद वो इमोशनली टूट जाती है। इस सीन से हमें पता चलता है कि ये वाइन्स इंसानों के साइकोलॉजी को भी इफेक्ट कर सकते हैं। जब जेफ और एमी स्टेसी को शांत करने की कोशिश करते हैं तो वो वाइन्स एरिक के बॉडी को खींचकर ले जाते हैं। ये सब देखकर स्टेसी एमी को बेग करती है कि वो उसे मार दे और जेफ स्टेसी को मर्जी के खातिर मार देता है। अब जेफ एमी को वहां से निकालने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसके तहत जेफ स्टेसी का खून एमी के ऊपर लगा देता है और वो एमी को मरने की एक्टिंग करने के लिए कहता है। जेफ एमी के लिम्प बॉडी को टेंपल के नीचे विलेजर्स के सामने ले जाता है और विलेजर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसी बीच मौका पाकर एमी वहां से भाग जाती है क्योंकि विलेजर्स का सारा ध्यान जेफ पे था। बाद में विलेजर्स जेफ को शूट करके मार देते हैं, जिसके बाद जेफ की बॉडी वाइन्स खींच के ले जाते हैं। इन सब घटना के दौरान एमी सक्सेसफुली यहाँ से भाग पाती है और कुछ ही दूर जाने के बाद उसे आर्कियोलॉजिस्ट्स का जीप मिलता है। इस जीप की मदद से एमी फाइनली उस जंगल से भाग जाती है। सीन अब शिफ्ट होकर दो और ग्रीक टूरिस्ट्स को दिखाता है जो कि डिमिट्री के फ्रेंड्स थे और वो लोग उसे ढूंढने उस टेंपल के पास आए होते हैं। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों इस फिल्म की दो और ऑल्टरनेट एंडिंग्स है जिसे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जिन्हें ऑल्टरनेट एंडिंग का मतलब नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि कभी कभी फिल्म की एंडिंग स्टोरी डिफरेंट होती है और उस स्टोरी के हिसाब से फिल्म की शूटिंग वगैरह भी हो जाती है, बट देन फॉर सम रीजन उस एंडिंग को चेंज कर दिया जाता है और फाइनल मूवी में हम पहली वाली एंडिंग सीन को नहीं देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रूइंस मूवी की पहली ऑल्टरनेट एंडिंग में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि एमी जब जीप में जंगल से भाग रही होती है तो उसके फेस के स्किन के अंदर वाइन्स ग्रो कर रहे थे। दिस क्लियरली सिग्निफाइज कि एमी अब इन्फेक्ट हो चुकी है और ये वाइन्स भी अब दूसरे एरिया में ग्रो करने लगेंगे। नाउ एक और ऑल्टरनेट एंडिंग में हम व्यूअर्स देखते हैं कि एक ग्रेवयार्ड में एमी के ग्रेव के पास वो वाइन्स और फ्लावर्स ग्रो कर रहे थे जिसमें से म्यूजिक की आवाज आ रही थी और जब एक केयर टेकर उन फ्लावर्स को देखने जाता है तो मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। ये दोनों एंडिंग्स सिंपली इस बात को सिंबलाइज करते हैं कि जिन वाइन्स को मायन विलेजर्स उस टेंपल तक सीमित रखना चाहते थे वो अब उस एरिया से बाहर निकल चुका है और ऐसे में ये वाइन्स दूसरे लोगों को और दूसरी जगहों को भी इफेक्ट कर सकता है।
इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल थियरी ये है कि वो वाइन्स एक तरह से सुपरनैचुरल एलिमेंट्स थे जो कि ह्यूमन फ्लैश के ऊपर फीड करते थे। लेकिन अगर हम मूवी को ध्यान से देखेंगे तो इससे ये भी रिवील होता है कि वो वाइन्स इंसानों के साइकोलॉजी को भी इफेक्ट करते थे। अब इस बात को स्कॉट स्मिथ ने अपने बुक में ज्यादा एक्सप्लोर किया है जो कि मूवी में नहीं है, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां दिखाया गया है कि कैसे ये वाइन्स ह्यूमन को साइकोलॉजिकली इफेक्ट करते थे। जब स्टेसी के फेस के स्किन के अंडर वाइन्स दिखते हैं, या फिर जब स्टेसी खुद को काटने लगती है, या फिर जब स्टेसी को टेंट में ऐसा लगता है कि एरिक स्टेसी को चीट कर रहा है इत्यादि। ये सारे सीन शो करते हैं कि कैसे वो वाइन्स लोगों के मेंटल कंडीशन को भी इफेक्ट कर सकता है। इस मूवी में एक और थीम ये है कि दिस इज एन इको सिनेमा, यानी कि ये मूवी शो करती है कि कैसे इंसानों के एक्सप्लॉयटेशन से नेचर इफेक्ट हो रहा है, और ऐसे में नेचर भी अपने एक्सप्लॉयटेशन को रेजिस्ट करके फाइट बैक कर रहा है। अब आप पूछ सकते हैं कि इंसानों ने नेचर को कैसे एक्सप्लॉइट किया इन दिस मूवी। तो सबसे पहले तो टूरिस्ट आकर उस विलेज को डिस्टर्ब करते हैं, फिर एक सीन में हम देखते हैं कि कैसे जेफ उन वाइन्स के ऊपर पी कर रहा था इत्यादि। सो इस मूवी में प्लांट हॉरर की मदद से ये बताया जा रहा है कि अगर ह्यूमंस ऐसे ही नेचर को एक्सप्लॉइट करते रहें तो इट इज पॉसिबल कि नेचर विल फाइट बैक। अब एक और थीम जो इस मूवी में काफी क्लियर है वो है कोलोनाइजेशन। इस फिल्म में दो कॉन्ट्रास्टिंग लोकेशंस को दिखाया गया है। पहला जिसमें अमेरिकन और ग्रीक टूरिस्ट्स एक रिजॉर्ट में पार्टी कर रहे हैं और अपने वेकेशन के लिए मेक्सिको आए हैं, और दूसरा है इंडिजीनियस या लोकल और ट्राइबल लोगों का घर जो फॉरेस्ट्स में रहते हैं, जिनका अपना लैंग्वेज है और अपना रूल्स है। लेकिन विलेजर्स के इन रूल्स को कुछ अमेरिकन और ग्रीक टूरिस्ट्स तोड़ देते हैं और उनके इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं, जो कि एक तरह से कोलोनाइजेशन को सिंबलाइज करता है। और तो और इस मूवी की दोनों ऑल्टरनेट एंडिंग्स ये शो करते हैं कि कैसे कोलोनाइज्ड यानी कि द ऑप्रेस्ड कैन फाइट बैक अगेंस्ट द कोलोनाइजर्स, और ऐसे में रिवर्स कोलोनियलिज्म हो सकता है, जिसके तहत इन ऑल्टरनेट एंडिंग्स में ये दिखाया गया है कि वो वाइन्स जो कि इंडिजीनियस एरियाज में ग्रो कर रहे थे अब वो बॉर्डर्स को लांग कर ऑपरेसर्स के लैंड में भी फैल चुके हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ नोट्स और थ्योरीज ऑन द मूवी द रूइन से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।